तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है। इसको देखिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसका की जो लेबलिंग थी वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अच्छा इसकी लेबलिंग हमने आई थिंक नहीं दिया था, ठीक है। तो 1 सेकेंड, नहीं, हमने इसकी लेबलिंग दी थी 60% मैंने लिखा था। ये क्वेश्चन 60% के लेवल पे था। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैंने दिया था ये भी मैंने 60% के लेवल पे लिखा था। ये क्वेश्चन आज का 1 लिख लेते हैं 60% के लेवल पे। ये क्वेश्चन 2 कर देते हैं 60% के लेवल पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको भी मैंने 60% के लेवल पे कर दिया। इसके बाद ये क्वेश्चन 4 था, जो मैंने 60% के लेवल पे लिखा था। तो पहले शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे मैं अटेम्प्ट करूँगा आपको ध्यान रखना है, प्रोसेस वैसे ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ आपको बताना था कि जो आपने ये बताया था ना कि वो जो फ्रिक्शनल प्रॉब्लम था जिसमें मैं फ्रिक्शन पॉइंट 8 न्यूटन लिखना भूल गया था, ठीक है, सही में भूल गया था। तो उसके बीडी में 8 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा ब्लॉक के मोशन के। फिर वो दो इक्वेशन दोनों सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिएगा, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जो आंसर मैंने लिखा था ना वही आएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी मैं सॉल्व करके रखा होता पहले से, तो आंसर मैं डायरेक्ट लिखा था, कैलकुलेट नहीं किया था। हो सकता है कि शायद वही आंसर मैच करे, बट मेथड यही है कि जो मैंने लिखा था इक्वेशन, सारे इक्वेशन वही बनेंगे, बस 8 न्यूटन का फोर्स हमें अपोजिट लगाना है, ठीक है। ओके, इन द given figure find the acceleration of the block A and B for the following cases। ये ये वर्टिकल वॉल है, 1 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक, μ1 μ2 10 न्यूटन का फोर्स। जब भी आप दो ब्लॉक की प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं ना, पहला काम होता है फ्रिक्शन का प्रॉब्लम जब भी अटेम्प्ट करें, जहां फ्रिक्शन है वहां की लिमिटिंग वैल्यू पहले लिख लिया जाए। जैसे ए पार्ट में μ1 0 μ2 0.1 है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, इसके लिए ब्लॉक मैंने बनाया, तो ये 0 है, μ1 यहाँ का 0 है, तो यहाँ का फ्रिक्शन 0 होगा। तो यहाँ का फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगी, F1 डैश लिख लिया। और यहाँ का फ्रिक्शन की लिमिट वैल्यू क्या आएगी, μ/n, यहाँ का μ/n, यहाँ का n क्या होगा, अगर मैं ऐसे दिखाऊं n1 और यहाँ का दिखाऊं n2, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो इधर से अगर 10 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं, ये सरफेस इधर n1 लगाएगा और दोनों फोर्स बैलेंस होंगे। n1 किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। दूसरा, अगर आप इस पूरे सिस्टम की वीडियो बना दें, पूरे सिस्टम की वीडियो, यहाँ का फोर्स इंटरनल तरह से हो जाएगा, तो ये 10 न्यूटन और ये n2, तो फिर आपको n2 भी क्या मिलेगा, 10 न्यूटन ही मिलेगा। ओके, आपने सिर्फ इतने ब्लॉक की वीडियो बनाई, n1 इधर 10 इधर, दोनों बैलेंस के 10 आ गया। फिर आपने इस पूरे सिस्टम की एक साथ वीडियो बनाई, तो यहाँ का फोर्स इंटरनल तरह से हो जाएगा और n2 10 के बराबर आ गया, ठीक है। अब आते हैं लिमिटिंग वैल्यू लिखने, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पहले केस का लिख रहा हूँ। तो पहले केस में ये पार्ट का μ1 0 है, तो यहाँ का फ्रिक्शन 0 आएगा। यहाँ का μ2 कितना है, 0.1 है, और ये μ2 0.1 है। सेकेंड, इसको ना ज़्यादा अच्छा वर्ड था कि मैं, ये μ1 है ना, तो इसको n1 जैसे लिख लो, ये μ2 है तो इसको n2 जैसे लिख लो। n1 n2 आपस में बराबर ही आएंगे और 10 न्यूटन के बराबर आएंगे। तो यहाँ की लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, μ1 इंटू n1, μ1 0 है तो 0 आएगा।
यहाँ का म्यू टू कितना है 0.1, तो 0.1 इंटू n2 कितना है 10, तो 0.1 इंटू 10 दैट इज 1, दैट इज 1। तो यहाँ का जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी F1 डबल डैश वो आएगा 1 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स आपने लगा दिया है 10 न्यूटन का। अब एक वीडियो बनाते समय ये 1 kg, ये भी 1 kg, तो ये वाला फोर्स आएगा 1 kg तो 10 न्यूटन, ये भी फोर्स आएगा 1 kg तो 10 न्यूटन। अभी मैंने वीडियो बनाई है, जस्ट कुछ डेटा मैंने लिखा है और फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब भी एक होता है सेफ जोन में काम करना और एक होता है, मैंने पहले क्वेश्चन लिखा उसी में आंसर आ गया और आंसर मैच कर गया, हम कहे कि बस हमको तो बहुत आता है। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है ताकि जब भी आपका आंसर आए तो ऐसा है कि एकदम वो सही हो। इसके लिए देखिए क्या होता है, सबसे पहले सिस्टम कैसा आता है, केसेस बनाते हैं। जैसे 4 केसेस पॉसिबल है। पहला केस कि दोनों ही ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे रहे, कहीं मोशन ना हो, क्योंकि सिस्टम यही चाहता है। सिस्टम सबसे पहले ये चाहता है कि वो अपने आप को रोक के रखे, कहीं भी स्लिपिंग ना हो, ठीक है। दूसरे केस में क्या चाहता है कि वो कम से कम स्लिपिंग करे, तो सिस्टम इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। तो पहला केस होगा कि दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, केस 1। केस 2 क्या हो सकता है कि दोनों ब्लॉक एक साथ जाएं, बॉटम यहाँ पे स्लिपिंग हो, ये दोनों एक साथ जाएं और यहाँ पे स्लिपिंग ना हो, ये दूसरा केस होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि ये ना भागे, ये सिर्फ भागे। एंड चौथा क्या हो सकता है कि यहाँ भी स्लिपिंग हो और यहाँ भी स्लिपिंग हो। टोटल 4 केसेस पॉसिबल है अगर 2 ब्लॉक का है। इन 4 केसेस में एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जो केस हमें वेरीफाइड हो गया, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि जो आप अगर मान रहे हैं कि इसके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए वो यहाँ की लिमिटिंग से कम होना चाहिए। तो कम हो गया तो आपका वेरिफिकेशन सही हो गया। और अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन दोनों को साथ चलाने के लिए लिमिटिंग से ज्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स उतना मिल नहीं सकता, नहीं मिल सकता तो दोनों ब्लॉक में क्या होगी, स्लिपिंग होगी, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला केस 1 बात करते हैं। केस 1 में मैंने माना कि दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, बोथ इन रेस्ट। दोनों रेस्ट में रहेंगे, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0, ये होना चाहिए। केस 1 माना। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अब अगर मैं एक ही साथ दोनों को सिस्टम बना दूं, सिस्टम, तो देखिए ये वाला वेट कितना है 10 न्यूटन, ये कितना है 10 न्यूटन, और यहाँ का फ्रिक्शन इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे फ्रिक्शन तो है ही नहीं है, देखिए है ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो ये सिस्टम वाई डायरेक्शन में क्या रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा, तो भागेगा ही भागेगा। दैट मीन्स केस 1 आपका रॉन्ग हो गया। केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे मैंने ये माना, ठीक है, कि दोनों ब्लॉक नीचे की ओर भागेंगे और सेम एक्सेलरेशन से भागेंगे, सेम एक्सेलरेशन। दैट मीन्स A1 बराबर A2 बराबर A मान लिया, दोनों का एक्सेलरेशन मैंने सेम मान लिया। अगर दोनों के सेम मान लोगे तो आप एक काम करते हैं, दोनों का सिस्टम बना लेते हैं ऐसे। तो यहाँ का 10 न्यूटन और यहाँ का भी आप 10 न्यूटन दिखाएंगे, और यहाँ का फ्रिक्शन इंटरनल तरफ से गायब है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। और इस पे लिखेंगे F बराबर M है। तो टोटल फोर्स नीचे को कितना है 10 + 10 20 बराबर टोटल मास, इसका मास कितना था 1 kg 1 kg 1 kg एंड 1 kg। तो ये 1 kg 1 kg 2 kg इंटू ए, एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और ये वेरीफाई तभी होगा जब इसके बीच में स्लिपिंग ना हो। तो इसके बीच में स्लिपिंग नहीं होने का कंडीशन क्या है, यहाँ पे स्लिपिंग रोकने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हो, अगर वो अपने लिमिटिंग से कम आता है, कम अंडरलाइन है, लिमिटिंग से कम आता है, दैट मीन्स ये स्लिप नहीं करेगा, तो फिर ये केस वैलिड हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम किसी एक ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे। चलिए हम इसी ब्लॉक की वीडियो बना लेते हैं। जब इस ब्लॉक की आप वीडियो बनाएंगे तो 10 न्यूटन आप ऐसे दिखाएंगे इस ब्लॉक की वीडियो में, और यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन F ऊपर दिखाएंगे। अब लिखेंगे इस पे F बराबर M है नीचे की ओर, तो 10 - F बराबर इसका मास क्या है 1 kg और एक्सेलरेशन क्या है 10 डाउनवर्ड। F क्या आ गया 0। 0 जो है वो यहाँ की लिमिटिंग जो कि 1 है उससे कम है, कम है दैट मीन्स वेरीफाई है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस ब्लॉक को
नीचे को और इस एक्सेलरेशन को पाने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन होने ही नहीं चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है, फ्रिक्शन जीरो भी अटेंड कर सकता है, अपनी लिमिटिंग से कम कुछ भी अटेंड कर सकता है। दैट मीन्स ये सही हो गया। तो हमारा केस 2 वेरीफाई हो गया, केस 3 और केस 4 पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 10। तो मैं कहूंगा कि A1 एंड A2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, एंड दिस इज आंसर। तो ए पार्ट का जो आंसर होना चाहिए, दोनों का एक्सेलरेशन 10 होना चाहिए। दैट मीन्स ए का जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी स्मॉलर। ठीक है, अब आते हैं बी पार्ट। म्यू टू जीरो है और म्यू 1.1 है। म्यू टू ये जीरो और ये 0.1 है, चेक करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो बी पार्ट के लिए ये कितना है, ये है 10 न्यूटन, ये भी है 10 न्यूटन, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये 1 kg, यहाँ का फ्रिक्शन, सॉरी ऑप्शन में क्या है, म्यू टू जीरो है, म्यू टू यहाँ पे जीरो, तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा। अब म्यू 1.1 यहाँ पे 0.1 है, दैट मीन्स यहाँ का फ्रिक्शन होगा 0.1 इंटू यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि N1 है 10, तो 0.1:10 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा F1 डैश 1 न्यूटन है, और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन F2 डैश ये 0 है। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे, तो इस पे 10 न्यूटन, इस पे 10 न्यूटन, ये 1 न्यूटन, ये 0। ठीक है, तो फिर वही कंडीशन मानते हैं केस 1। तो केस 1 में मान लेते हैं कि सारे रेस्ट पे है, केस 1 पे सारे के सारे रेस्ट पे, फिर वही केस में एज्यूम कर रहा हूँ कि A1 बराबर A2 बराबर 0। तो मुझे ये बताइए, तो थोड़ा सा समझते हैं, ये कितने का था, 10 न्यूटन का था। अगर दोनों का एक्सेलरेशन 0 है तो इसी ब्लॉक से समझ में आ जाएगा। इस ब्लॉक की अगर BD में बनाऊंगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो 0 है, तो 0 है, और ये है 10 न्यूटन। तो वाई डायरेक्शन में कोई और फोर्स आएगा इस ब्लॉक पे, नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं आने वाला है। तो 10, तो ये 0 मानना फिर गलत हो गया ना। दैट मीन्स केस 1 तो फिर भी अभी भी गलत है, रेस्ट पर रह ही नहीं सकता। केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ब्लॉक को का एक्सेलरेशन सेम मान लेंगे, सेम मान लिया, एंड दैट इज ए, सेम मान लिया। वेरीफाई करते हैं, तो पूरे सिस्टम पे एक सेम है, तो सिस्टम की बीडी एक साथ बना लेते हैं। ये वाला फ्रिक्शन कितना है, 1 न्यूटन का, और ये कितने का, 10 का है, और ये कितने का, 10 का है, और ये भी 10 का, ऐसे ये 10, ये 10, ये 10, और यहाँ का सिस्टम मान लिया इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन सेम माना था। अब इक्वेशन लिखेंगे इस पे, नीचे को डाउनवर्ड फोर्स क्या है, 10 + 10 20 -1 बराबर टोटल मास 2 है इंटू एक्सेलरेशन ए। इसी ए कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया, 19/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलो किसी एक ब्लॉक की एबीडी मान के यहाँ का फ्रिक्शन निकालते हैं, यहाँ का फ्रिक्शन निकालते हैं। तो ये यहाँ का जब फ्रिक्शन निकालेंगे ना, तो किसी भी ब्लॉक की वीडियो बना लेते हैं, इसी की वीडियो बना लेते हैं। तो 10 आप डाउनवर्ड दिखाएंगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर दिखाएंगे। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन जिधर मन करे उधर मानो, आंसर सेम आएगा। तो ये 10 न्यूटन इधर, यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक ऊपर की ओर दिखा दिया, F बराबर M है। तो 10 - F बराबर, इसका मास कितना है, 1 kg, 1 kg है, इंटू एक्सेलरेशन 19/2 लिख लिया। अब यहाँ से F कितना आ गया, 10 - 19/2, ये आ गया 20, 1/2, 0.5 न्यूटन। और ये 0.5 न्यूटन क्या अपने लिमिटिंग से कम है, तो अपनी लिमिटिंग से कम है, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड, ये बीडी किसकी बनी थी, इस ब्लॉक की बनी थी ना।
इस ब्लॉक की मैंने एबीडी यहाँ बनाई थी। तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन ही नहीं है, दैट इज जीरो, तो जीरो से तो ज्यादा हो गया, दैट मीन्स केस 2 गलत हो गया, केस 2 रॉन्ग हो गया, केस 2 रॉन्ग हो गया। अब हम बात करेंगे केस 3 की। केस 3 क्या था हमारा? केस 3 ये था कि ये ब्लॉक रुका रहे और ये ब्लॉक नीचे की ओर भागे, सारे पॉसिबिलिटी केस, ये रुका रहे और ये भागे। उसके बाद अंतिम जो थर्ड केस, फोर्थ केस आएगा, उसमें दोनों कॉन्टैक्ट पे स्लिपिंग होगी। और ऑर्डर यही रखना, आपको यही रखना, पहला दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, सेकेंड ऑर्डर क्या रखना है आपको, दोनों ब्लॉक एक साथ भागेंगे सेम एक्सेलरेशन से। तीसरा केस क्या मानेंगे आप, बॉटम, बॉटम, पहला केस क्या था, दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन जीरो। सेकेंड केस क्या है कि बॉटम पे स्लिपिंग होगी, दोनों ब्लॉक साथ जाएंगे, दैट मीन्स A1 बराबर A2 बराबर A, सिस्टम ऐसा ही चाहता है। थर्ड केस क्या है कि ये रेस्ट पे रहे और बीच में स्लिपिंग हो, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो, इसके पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो। और अंतिम केस ए भी भागे, मतलब दोनों जगह पे स्लिपिंग हो और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो, तभी स्लिपिंग हो रही है दोनों जगह पे। यही 4 केसेस में बढ़ना होता है। तो 1 2 तो मेरा फेल हो गया। केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में ये रेस्ट पे रहे, ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहे, तो ये कौन सा ब्लॉक था वैसे, ये ब्लॉक हमारा है ए एंड बी, ए एंड बी, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। इसका मतलब मैंने ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन जीरो मानी है, क्योंकि ब्लॉक ए को मैं चाहता हूँ रेस्ट पे रहे। मुझे बताइए थोड़ा यहीं पे चेक कर लो ना, ए पे ए ऐसे ही गलत होने वाला है, क्योंकि ये फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स है, और ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं, दिखाएंगे नहीं, और यहाँ का फ्रिक्शन 1 न्यूटन है, तो ये 1 न्यूटन ऊपर को दिखाएंगे, ऐसे 1 न्यूटन ऊपर को दिखाएंगे, तो 10 न्यूटन या 1 न्यूटन, तो ये रेस्ट पे रहेगा क्या, नीचे भागेगा नहीं, ऑफकोर्स भागेगा। ठीक है, दैट मीन्स केस 3 भी गलत हो गया, बस एक ही केस पॉसिबल है, एंड दैट इज केस 4, केस 4। तो केस 4 को बताने जा रहा हूँ। केस 4 में क्या है कि दोनों का एक्सेलरेशन बेसिकली अलग अलग है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यही, अब 3 केस वैलिड हो गया, तो चौथे केस को सही होना ही होना है, उसको तो फिर गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, सही होना ही होना है। तो अब इसको समझना पड़ेगा, देखिए क्या, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इस ब्लॉक के मोशन को वाई डायरेक्शन में कोई रजिस्ट कर पाएगा, इसके मोशन को कोई नहीं रजिस्ट कर पाएगा, ये नीचे को तेजी से भागेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसके मोशन को जब ये नीचे को जाएगा तो यहाँ का फ्रिक्शन रजिस्ट करेगा। दैट मीन्स ब्लॉक बी की अगर मैं एबीडी बनाऊँ तो सिर्फ 10 न्यूटन ऐसे दिखाऊंगा, और क्या मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन दिखाना चाहिए? नहीं, जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो क्यों दिखाओगे? अब इसे लिखेंगे F बराबर एम ए, तो 10 बराबर मास इसका 1 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, इससे ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अब हम बनाएंगे ब्लॉक ए की एबीडी। जब आप ब्लॉक ए की एबीडी बनाएंगे ए की, तो ये 10 न्यूटन ऐसे है, और यहाँ का फ्रिक्शन 1 न्यूटन होगा, ऊपर की ओर दिखाएंगे यहाँ पे 1 न्यूटन, और यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई है ही नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे F बराबर ए में, तो 10 माइनस 1 बराबर 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, यहाँ पे ए का एक्सेलरेशन क्या आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इस तरीके से मैंने ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन, ब्लॉक ए का 9, तो ब्लॉक ए का 9 है, तो ब्लॉक ए का 9 है, एंड ब्लॉक बी का 1 सेकेंड, ब्लॉक ए का 9 एंड ब्लॉक बी का 10, ब्लॉक ए का 9 ब्लॉक बी का 10, ब्लॉक ए का 9 एंड ब्लॉक बी का 10, क्यू है, दैट मीन्स बी का आंसर क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। अब आएंगे सी पे, 0.1 एंड 1, 0.1 एंड 1, तो 0.1 एंड 1, देखो अच्छा क्वेश्चन है, 0.1 एंड 1, फिर उसी तरीके से बना लेंगे ऐसे ए एंड बी, तो 0.1 एंड 1, 0.1 μ1 0.1 है, ये 0.1 है और μ2 1 है, तो यहाँ का फ्रिक्शन क्या आएगा, 0.1 इंटू एन, 1 न्यूटन, और यहाँ का फ्रिक्शन क्या आएगा 1:10, तो यहाँ का 10 और यहाँ का 1, 10 और 1 एंड 10, यहाँ का 1 आएगा, यहाँ का 10 आएगा ना, μ2 कितना है 1, 10 आएगा, 1 10, 1 10, 1 एंड 10, तो यहाँ का फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आएगी 1, और यहाँ का फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आएगी 10। अब उसी तरीके से
हम इसका फोर्स पे क्या था, 10 न्यूटन था, यहाँ का भी 10 न्यूटन है। तो केस ए मतलब फर्स्ट केस मैंने क्या माना था कि एक्सेलरेशन दोनों का जीरो हो। देखो जीरो, तो क्या जीरो होगा, सिस्टम से समझ में आ जाएगा। अगर आप सिस्टम के वीडियो बनाएंगे ना, ऐसे सिस्टम के वीडियो बनाएंगे तभी समझ में आएगा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, और यहाँ का फ्रिक्शन क्या है, 1 है। तो ये 10 10 20, ये इंटरनल तरफ से गायब, तो 10 10 20 ऊपर 1, तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। दैट मीन्स ये केस इनवैलिड है। तो केस 2 पे आते हैं। केस 2 आपका क्या है, जो केस 2 है वो है आपका कि A1 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, A1 बराबर A2, और दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब दोनों भाग रहे हैं एक साथ। और बॉटम पे यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है। तो अगर यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है तो इसको हम सिस्टम बना लें उसी तरीके से जैसे केस 1 में मैंने बनाया था। और यहाँ पे क्या दिखाया, 10, यहाँ पे भी आप 10 दिखाएंगे, और यहाँ का फ्रिक्शन क्या है, 1, आप ऐसे ऊपर को दिखाएंगे। नेट फोर्स डाउनवर्ड 10 + 10 20 - 1, 20 -1 बराबर टोटल मास 1 1 2 2 ये लिख लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली ये हो जाएगा बराबर है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 19/2, 19/2, दैट मीन्स 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई करने के लिए किसी एक ब्लॉक की वीडियो बनाते हैं। चलिए यहीं का तो फ्रिक्शन चाहिए जो लिमिटिंग से कम हो, तो बी के वीडियो बनाते हैं। जब बी के वीडियो बनाएंगे ये 10 आप ऐसे दिखाएंगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन आप ऊपर को दिखाइए। ये 10 स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने ऊपर को दिखाया, लिखेंगे एफ बराबर है में। तो 10 माइन, अच्छा फ्रिक्शन स्टैटिक है तो डायरेक्शन जिधर मन करे आप उधर मानिए, आंसर सही आता है। अगर प्लस आता है तो डायरेक्शन सही माने है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। और अगर माइनस आता है तो जो आपने डायरेक्शन माना है वो उल्टा हो जाएगा और मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन आपको जिधर मन करे उधर मानिए। यहाँ आप लिखेंगे 10 - F बराबर मास कितना इसका 1 kg इंटू एक्सेलरेशन क्या है 19/2, 9.5। तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई 9, सॉरी 0.5, एंड 0.5 ये यहाँ की वैल्यू है। और यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू देखिए क्या 10 है, दैट मीन्स इट इज लेस देन 10, दैट मीन्स केस 2 क्या है, सही हो गया। अगर केस 2 सही हो गया दैट मीन्स आपका आंसर क्या आना चाहिए, 9.5 ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये आपका सही आंसर है 9.5। तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन 9.5 होना चाहिए, दोनों का एक्सेलरेशन 9.5। तो सी जो है, सी सी का जो आंसर आएगा वो पी आएगा। ठीक, आप समझ गए होगे। इसके बाद आते हैं हम लोग डी पे। ये 1 है और ये 0.1 है, 1 and 0.1, 1 and 0.1, 1 का मतलब यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, उल्टा हो जाएगा। ये जो केस है ना, ये 10 इधर 1 इधर हो जाएगा। तो ये जो केस था डी केस मैं बता रहा हूँ, ये केस था सी, ये केस था बी, ये ए है। डी पे ये इस तरीके से है, ए बी है 10 न्यूटन का, ए बी है 10 न्यूटन का, एंड ये 1 था, ये 10 ना, तो ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, उल्टा हो गया 10 और 1, तो यहाँ का 10 हो गया और यहाँ का 1 हो गया। अब इसमें भी पहला केस हम क्या मानेंगे, जो केस 1 मानेंगे ये मानेंगे कि स्लिपिंग कहीं नहीं हो, सॉरी स्लिपिंग कहीं नहीं हो रही है। अगर कहीं नहीं हो रही है तो सिस्टम की वीडियो बना लेते हैं। सिस्टम की अगर वीडियो बनाते हैं ऐसे, तो ये आप फ्रिक्शन दिखाएंगे, ये आप 10 दिखाएंगे, ये भी आप 10 दिखाएंगे, ये 20 हो गया। जबकि इसको सिस्टम को रोक के रखना तो यहाँ पे 20 चाहिए, यहाँ पे 20 चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 10 मिलेगा, मैक्सिमम 10 मिलेगा। दैट मीन्स ये केस रॉन्ग हो गया। अब केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों सिस्टम के एक्सेलरेशन से मान लेंगे, A1 बराबर A2 बराबर A मान लेंगे, मान लिया। अब सिस्टम की वीडियो बनाते हैं। जब सिस्टम की वीडियो बनाएंगे, ये आप 10 दिखाएंगे, इसको भी आप 10 दिखाएंगे, और यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक, स्टैटिक रहा, स्लिपिंग हो रही है ना, तो स्लिपिंग हो रही है तो इसका मतलब इसको आप 10 मान लीजिए, स्लिपिंग हो रही है तो 10 मान लिया। ठीक है, अब F बराबर में लिखें, आई थिंक आप समझ जरूर रहोगे इस बात को। F बराबर में तो 10 + 10 - 10, तो 20 - 10 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इससे ए की वैल्यू क्या आ गई 5। अब किसी भी एक ब्लॉक की वीडियो बनाते हैं। चलिए इस ब्लॉक की वीडियो बना लेते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ अगर हम आप माने हैं कि दोनों कैसे सेम है तो यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे ऊपर को स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज एफ, और इसका फोर्स कितना है 10 न्यूटन है यहाँ पे।
यहाँ पे लिखेंगे F बराबर m है, तो 10 माइनस एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 5। यहाँ से F की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और 5 जो है यहाँ का लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 1 है ना, यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू 1 है, उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स ये वाला केस गलत हो गया। 20 माइनस 10 बराबर 2 है, ये बराबर क्या आएगा, 5। अब इसकी एबीडी बनाई थी, तो 10 माइनस एफ बराबर मास इंटू ए, तो कितना आ गया, एफ बराबर 5। अब 5 जो है यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो ये केस फेल हो गया। तो केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड हमारा क्या होगा कि ये रुका रहेगा और ये भागेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो इसको अगर ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है और ये भाग रहा है, दैट मीन्स इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, लेकिन इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा। दैट मीन्स इस पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और कितने का, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन 1 है, मैक्सिमम पे लगेगा। इसका वेट कितना है, 10 न्यूटन, और यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेस्ट पे आपने माना है। आपके अनुसार ए का एक्सेलरेशन आपने 0 माना है एंड बी का एक्सेलरेशन आपने नॉन जीरो माना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि ये 10 + 1 11 और एफ जो है 11 आएगा। 11 यहाँ की जो मैक्सिमम वैल्यू है 10 उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स ये भी केस गलत हो गया। सही है, तो इसका मतलब एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज केस 4, और केस 4 तब फिर हर हालत में सही होगा। तो चलिए केस 4 बनाते हैं। केस 4 बनाने के लिए मैंने क्या किया, जो नीचे वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है। और कल्पना करके देखिए, इस ब्लॉक के मोशन में 1 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है, इस ब्लॉक के मोशन में 10 का कर रहा है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं तेज भाग रहा है, ये कहीं ना कहीं तेज भाग रहा है। तो यहाँ का फ्रिक्शन आप ऊपर की ओर 1 दिखाएंगे ब्लॉक बी पे, और इस पे लिखेंगे नीचे का फोर्स इक्वेशन 10 - 1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 9। अब हम बनाएंगे ब्लॉक ए की एबीडी। तो ब्लॉक ए की एबीडी में 10 आप नीचे की ओर दिखाएंगे, और क्योंकि आप मारने की ये भी स्लिप कर रहा है, तो 10 ऊपर की ओर। अच्छा, इसमें ये सारी चीजें है ना, समझना पड़ गया। केस 4 में क्या था कि आपने ये माना था कि ये ब्लॉक तेज भाग रहा है। आपने लेट एज्यूम किया कि ब्लॉक बी तेज मूव कर रहा है, मतलब ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए से ज्यादा था, तभी तो आपने ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन ऊपर की ओर दिखाया है। तो अगर ऐसा हुआ, इस पे 1 ऊपर तो इस पे 1 नीचे, सही है। और ये फ्रिक्शन कितना है, 10 का, तो 10 किधर काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा, ऐसे। सही है। और देखो यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, इससे भी कितना आएगा, 10 + 1 11 - 10 बराबर मास इसका 1 kg इंटू एक्सेलरेशन ए ऑफ ए। तो यहाँ से ए ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ ना कई बार बच्चों के दिमाग में आता है ना कि सर कैनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन किसी पे लिखना हो तो कैसे दिखाया जाए। ठीक है, तो देखिए, जब चूंकि चौथे केस में आप जा गए हैं और आपको क्लियर पता चला है कि यहाँ भी स्लिप करना है, यहाँ भी स्लिप करना है, तो कौन तेज भागेगा ये आपको समझना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले ना, जो बीच का पार्ट है ना, बीच का पार्ट एक बार के लिए ना, मेरी बात को सुनिएगा, बीच के पार्ट वाले को एक बार के लिए मान लीजिए फ्रिक्शन ही नहीं होता, लेट फ्रिक्शन नहीं होता। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये फ्री फॉल करता, जबकि ये वाला जो है ये फ्री फॉल नहीं कर पाता, क्योंकि इस टेन की वजह से रुकने लगता या रुक जाता। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि ये तेज भागता और ये धीरा भागता। तो अगर फ्रिक्शन आता, सुनना, अभी क्या है कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये तेज भागता और ये धीरा भागता। तो अगर इसमें फ्रिक्शन आ जाता, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आता तो इसमें फ्रिक्शन किधर होता, ऊपर को ही होता, क्योंकि जो तेज भाग रहा है उस पर फ्रिक्शन उल्टा होता। बात समझ में आया ना। ऐसे दिमाग में बात आई थी कि भाई पहला दूसरा तीसरे केस से तो कोई दिक्कत नहीं, चौथे केस में जाते समय हम फ्रिक्शन को, बीच वाले फ्रिक्शन किधर माने, ये थोड़ा सा हमको कम समझ में आया था। इसको निकालने का हमारे पास ना कई तरीके थे, 2 तरीके हैं। एक स्पेशल तरीका केसेस है। जैसे आपने माना था, एक बार देखिएगा इसको, केसेस में आपने माना था ना कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है। अभी ये समझाएगा, देखिए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है।
जब दोनों ब्लॉक ऐसे सेम आना तो जो बीच का फ्रिक्शन आया वो 5 आया, ऊपर को आया, ऊपर को आया। तो ये भले ही फेल हो गया, लेकिन ये फेल होते होते ना ये एक अच्छी बात बता के जाता है कि ठीक है, हमें इन दोनों को साथ ले जाने के लिए यहाँ पे 5 का फ्रिक्शन चाहिए ऊपर की ओर, लेकिन नहीं दे पा रहा हूं, मैं 1 का ही दे सकता हूं, कोई बात नहीं। नहीं दे पा रहा है तो जितना हो सकता उतना ही देगा, तो 1 का ही देगा। और किधर देगा? ऊपर को देगा, क्योंकि प्लस वैल्यू आई। तो यहां से भी बातें समझ में आ जाती। ठीक है। दूसरी चीज, इसके अलावा भी कभी कभी अगर आप चाहो कि आपको डायरेक्ट समझना हो कि फ्रिक्शन अगर उसमें डायरेक्शन कैनेटिक का देखना हो तो किधर होना चाहिए, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं है, फिर इसका एक्सेलरेशन देख लो, इसका देख लो, जो तेज एक्सेलरेट होगा उसके उल्टा फ्रिक्शन काम करेगा जब फ्रिक्शन आएगा, तो जो धीरा भागेगा उसके सपोर्ट में काम। जब आपने यहाँ फ्रिक्शन को एब्सेंट कर दिया तो ये 10 से भाग रहा था, एक्सेलेट हो रहा था, और ये 10 - 10 ये रुका हुआ लग रहा है, तो ये तेज भाग रहा है, दैट मीन्स फ्रिक्शन इस पे ऊपर होगा, इस पे फ्रिक्शन नीचे होगा। तो दैट इज ए का एक्सेलरेशन 1 आएगा और बी का एक्सेलरेशन 9 आएगा। ए का 1, ए का 1 सेकेंड पहले ए कौन सा, पहले ये तो देख लें। ए हमारा ए का, अच्छा ये ए है बेसिकली, दिस इज ए, ये ए है, तो ए का एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा, और बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो बी का 1, ए का 9, ये ए, ये तो ए कैसे, ये तो थोड़ा सा ना आपको सही में कर ही दो। ये था, ये वाला ब्लॉक ए था आई थिंक, ये ब्लॉक बी था, है ना, सी बी है, तो ये बी है। एक बार फिर यार चेक करें ए बी कौन सा है। हाँ, ये ए है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक बी था वो ये था ना, तभी तो 10 नीचे ऊपर 1 दिखा है। ठीक है, और ये आपका ब्लॉक ए था, ये ए है, दैट इज दिस वन। ठीक है। और जो एजम्पशन को जो वेरीफाई मैंने किया था उसको हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया वेरिफिकेशन से। ठीक। तो ए का 1 बी का 9, 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 इसका मतलब एस का आंसर, एस कह रहे हैं, डी का आंसर एस है। इस तरीके से मैं ये मैट्रिक्स मैच है, इसका मैंने आपको आंसर दिया। एक बार मैं आंसर को वेरीफाई कर लो। ठीक है, कि इसका आंसर हमने क्या दिया आपको। ए का आर है, बी का क्यू है, सी का पी है, एंड डी का एस है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर, वो है ये दिस वन। और ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से आपको सीखना होगा कि फ्रैक्शन एलएलएम के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए, an arrangement of the masses and pulley is shown in the figure. String connected mass A and B with the pulley are horizontal, and all pulleys and string are light. The friction coefficient between the surface and block is 0.2, and block A and B is 0.7. The system is released from rest. The magnitude of the acceleration of the system is itna, and there is no slipping between itna. The magnitude of friction between this, the acceleration of block C, the tension in the string itna. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉक की एबीडी बनाते हैं। सबसे पहला काम ना, जहाँ पे फ्रिक्शन होता है उसकी लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं। तो ऊपर का F1 कितना आएगा, 0.7 है ना, तो 0.7 इंटू 6 इंटू जी, तो 7×6 = 42, ये 42 आएगा। और यहाँ का फ्रिक्शन कितना आएगा, ये 0.2 है, लिमिटिंग वैल्यू लिख रहा हूँ, F1 डैश, F1 डैश है। F2 डैश कितना आएगा, 0.2, अच्छा 3 9 दूनी 18, ये 18 इंटू का आ गया। ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब ये 1 जी का फोर्स नीचे को लगेगा, 10 न्यूटन दिखा दिया।
यहाँ का भी 6 दे दिखा दिया, 60 न्यूटन। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, देखिए टेंशन के साथ साथ ये आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, या बेटर वे है पता है क्या, इस रस्सी को ना सीधा कर दो, ऐसे सीधा कर दो, तो आपको ये क्वेश्चन ना एकदम सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता नजर आएगा। रस्सी को सीधा करते हैं, तो जब रस्सी को सीधा करेंगे ना, तो ये यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 60 था, पर फिर लिख लेते हैं ये 1 था 10 न्यूटन का, और यहाँ का आया था 42, और यहाँ का फ्रिक्शन आया था F2 डैश, दो है 6 3 9 2 18 18। अब रस्सी को मैं सीधा कर रहा हूँ, तो रस्सी को सीधा करेंगे, अदरवाइज पता है क्या, फिर इसका टी या पुलिंग का डायरेक्ट हेल्प से भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बट सीधा करना ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। रस्सी को सीधा कर लीजिए, क्वेश्चन की एनालिसिस ज़्यादा ईजियर हो जाती है, तो ऐसा हो जाएगा, दो ब्लॉक प्रॉब्लम जैसा तरीके से। तो 6 kg 3 kg, ये आएगा F1-42, F2-18, ये है, इसका मास है 6 kg, और ये फोर्स था 60 न्यूटन, आप ऐसे दिखा देंगे, और इसका मास है 1 kg और फोर्स है 10 न्यूटन का। अब इसमें पॉसिबल केसेस क्या बन सकती हैं, पॉसिबल केसेस, पहला पॉसिबल केस है पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहे, जैसे मैंने कहा था आपको, तो केस 1 पे चलते हैं। तो केस 1 पे अगर पूरे सिस्टम को रेस्ट पे रखना है, A1 बराबर A2 बराबर 0 ऐसा रहना है, तो देखिए, तो अगर इसको 0 पे रखना है पूरे सिस्टम को, तो रह सकता है क्या, नहीं। जब आप सिस्टम बनाएंगे ना, सिस्टम ऐसे सिस्टम, यहाँ का फोर्स इंटरनल से गायब, टेंशन इंटरनल से गायब, टेंशन इंटरनल से गायब, ये 60 माइनस 10 50 इधर है, और नीचे से 18 न्यूटन का फोर्स आएगा, क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन तो इंटरनल तरफ से गायब हो गया ना। ये सिस्टम ना कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कि आपको ये 10 दिखेगा और ये आपको 60 दिखेगा। ठीक है, और अब देखिए पूरे सिस्टम पे 60 माइनस 10 50 न्यूटन इधर है, जबकि यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन बस आएगा, तो ये एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 60 बराबर 10 प्लस एफ, एफ आ गया 50, और ये जो 50 है वो 18 से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये केस इनवैलिड है। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो, दोनों साथ साथ जाए, तो केस 2 मैं मान रहा हूँ। तो केस 2 के लिए मैंने क्या किया कि दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों का क्या मतलब, इन सब का एक्सेलरेशन मैंने बराबर मान लिया, मतलब ये मैंने बराबर मान लिया ए के बराबर। तो पूरे सिस्टम पे की एफबीडी फिर बना लेते हैं, जब सिस्टम की आप एफबीडी बनाओगे ऐसे, तो ये वाला आप ब्लॉक पे 60 दिखाएंगे ऐसे फोर्स, सिमिलरली इस वाले पे एक ब्लॉक लगा हुआ है जिस पे आप 10 ऐसे दिखाएंगे, और चूंकि ये 60 10 से ज़्यादा है तो सिस्टम इधर भागेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है कितने का, दिस फ्रिक्शन इज 18 का कैनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और इसके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो इंटरनल तरफ से फ्रिक्शन गायब हो जाएगा और सिस्टम ऐसे भागेगा। तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, 60 माइनस 10 माइनस 18 बराबर 60 माइनस 10 18 बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 6 3 9 1 10 और 6 ये 16 16 kg का मास है, एक्सेलरेशन ए, यहाँ से एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 में से 10 गया कितना 50, 50 से 10 40 से 8 40 से 8 32 32/16, इससे आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ का फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा, यहाँ का फ्रिक्शन कितना है। इसके लिए मैंने सिर्फ ऊपर वाले के सिस्टम की वीडियो बनाई, ऊपर वाले के सिस्टम की ऐसे बना ली इस तरीके से, देखिए ये 60 kg 60 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे दिखाया, और इसको और इस ब्लॉक को साथ कर लिया, तो यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक की तरह से मैंने ऐसे दिखा दिया एफ, और एक साथ इसलिए बनाया सिस्टम को ताकि ये टेंशन इंटरनल की तरह से गायब हो जाए, गायब हो जाए।
ये 60 इधर और इसको और सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को सिस्टम में ले लिया ऐसे, तो यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक दिखेगा और तो कोई फोर्स इस सिस्टम में है नहीं। इसका मास कितना 6 kg, इसका ये मास है 6 kg। इस पे लिखेंगे F बराबर M है, तो 60 माइनस F, 60 फोर्स माइनस F बराबर टोटल मास 6 6 12, 12 इंटू एक्सेलरेशन ए कितना आया था 2, यहाँ से F की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, तो 60 माइनस 24, 60 माइनस 24, तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 5 में से 2 गया 3, ये आ गया 36। जो 36 है 36 वो यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू 42 से ऑफ कोर्स कम है। दैट मीन्स कितनी खुशी हुई ना, हमारा आंसर ये करेक्ट हो गया। दैट मीन्स हमारा ये वेरीफाइड हो गया, ये सही है। अगर ये वेरीफाइड हो गया कि सही है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा दोनों का। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। यस, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। दैट मीन्स ए पार्ट सही कह रहा है। बी पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी इज 42। ए और बी के बीच का फ्रिक्शन 42 होगा, एकदम नहीं, ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज 36। 36 स्टैटिक फ्रिक्शन उसमें काम कर रहा होगा, जो पूरे सिस्टम को एक साथ लेके जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये गलत है। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी इज 1, ये भी गलत है। द टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन ब्लॉक बी एंड डी, बी और डी के बीच में जो रस्सी है उसका टेंशन बताइए। कुछ नहीं, यहाँ का टेंशन टी दिखा दीजिए, इस पे फोर्स इक्वेशन लिख दीजिए। कितना आप फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, 10 माइनस टी, 10 माइनस टी बराबर, अच्छा सिस्टम इधर भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, 60 था ना, सिस्टम ऐसे भाग रहा है, तो टी में से 10 घटाइए। तो टी में से 10 घटाया, मास 1 kg और एक्सेलरेशन था 2 ना, एक्सेलरेशन 2 था। टी माइनस 10 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इससे टी की वैल्यू क्या आ गई 12 न्यूटन। इसका मतलब उन्होंने ये एकदम सही कहा है। इसका आंसर हो गया ए एंड डी पार्ट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। एक बार मैं फिर इसको वेरीफाई कर लो, तो ए एंड डी, यस ऑफ कोर्स ए एंड डी इसका आंसर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखो क्वेश्चंस अगर डिफिकल्ट आ रहे हैं तो उन्हें सीखना है कि जेई एडवांस अब मेंस जैसा तो नहीं रहा। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो समझ जाइए कि आप अच्छा कर रहे हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो आप पढ़े हो ना, उसको और पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब उनकी थ्योरी को बार बार सॉल्व करिए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस आपको अच्छे क्वेश्चन करनी पड़ सकती है। ठीक है, और अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम ही लग रहा है लेकिन समझ में आ रहा है तो आप सीख जाओगे, क्योंकि एडवांस की एग्जाम बहुत दूर है। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि जो मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों की एडवांस में, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में जरूर आएंगे। ठीक है, इसी पैटर्न्स के आएंगे और इसी थॉट्स के आएंगे, तो ऐसे थॉट आपको धीरे धीरे डेवलप करने हैं। तो अगर आज तक आपने पढ़ा है तो गुड, ठीक है, आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है आज तक तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप उसको देखिए कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कैसे लेवल को जज कर रहा हूँ, तो वैसे ही आपको धीरे धीरे समझना होगा और आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। क्योंकि एक टीचर के साथ जब आप जुड़ते हो ना, तो 1-2 दिन के अंदर उससे आप तुरंत करेक्ट नहीं होते हो। उसकी फ्रीक्वेंसी को, चीज़ों को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि लेवल किस लेवल पे वो टीचर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपका लेवल ऑलरेडी हाई था पहले से, तो आपको मेरी बातें एक एक बात एकदम ब्यूटीफुली समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आप जे एडवांस का प्रिपरेशन किए होंगे इसके पहले या कर रहे होते पहले से, तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। और अगर आप उससे लो लेवल पे हैं तो आप मेरे साथ लगिए, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे जी एडवांस, और एकदम सीख जाएंगे जी एडवांस। ठीक है, कह रहा है इन द फिगर्स so on P1 and P2 are massless pulley, P1 is fixed and P2 can move। P1 फिक्स है, P2 मूव कर सकता है। मासेस ऑफ ABC आर, ABC का मास, A का मास है 9m/64। ठीक है, ओके।
बी का मास दिया गया, ऑल कॉन्टेक्ट फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग इज इतना, 10 इनवर्स इतना, थीटा की वैल्यू दी गई है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सी, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो चलिए इसकी पहले तो एबीडी बना लेते हैं। एबीडी बनाते समय सी का मास दिया गया है एम, तो बनेगा एम जी, और इसका एक्सेलरेशन मैंने ए वन मान लिया, ए वन मान लिया। ठीक है, थोड़ा सा यार समझना पड़ेगा बातों का। मुझे बताइए, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे हुआ ना तो ये सीधे ऊपर उठ जाएगा, नहीं? जब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है यार, अभी बहुत दूर है एडवांस के एग्जाम, तो साथ साथ चलेंगे ना, सीख जाएंगे, या श्योर सीख जाएंगे। अगर आपको समझ में आ रही होगी तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी आप मैसेज जरूर करिएगा कि सर हमें थोड़ा सा ना लो लेवल और लेके चलो, तो मैं और क्वेश्चन थोड़ा सा इंसर्ट करने की कोशिश कर दूंगा, थोड़ा सा और इजियर क्वेश्चन डालो। बट ये सब भी इजी है यार, मतलब इजी है, मतलब जिन क्वेश्चन को खूब आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूँ तो इजी है, और जिससे मैं खुद दिक्कत हो रही है वो डिफिकल्ट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं मुझसे नहीं हो रहा है तो एडवांस में। एडवांस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मान के चलो 5-6% तो ऐसे आते ही हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और इसके लिए ना इन्होंने दिया भी, देखिएगा बी का जो उन्होंने मास दिया है ना, 2m दिया है, 2m m से भी ज़्यादा है, 2m जो है इस m से ज़्यादा है, तो सुनना तो थोड़ा सा। अगर मान लीजिए नहीं भागता, सिस्टम नहीं भाग रहा होता, जो दिमाग में आ रहा है ना वो पता है क्या आ रहा है, इसका कोई काम है, तो इसका काम क्या होगा, जब इसको इधर धक्का मारेगा ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा थोड़ी कि ये नीचे जा रहा है तो इस पुली इसके वजह से ऊपर चला गया, तो ये क्या करेगा, वहां पर बैठा रहेगा क्या? ठीक है, तो दिमाग खा रहा है कि नहीं, अगर उसका यूज है तो ऐसा ही होना चाहिए कि इसको नीचे आना चाहिए, इसको इधर जाना चाहिए। आज थोड़ा इसको ना वेरीफाई कर लेते हैं कि नीचे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? इसका मास क्या है? इसका मास है 2m, इसका मास m, अगर इसका मास m हो m है, अब मान लीजिए नहीं भागता, मान लीजिए नहीं भागता, सोच रहा हूँ तो क्या फर्क, सोचने में क्या जाता है, मान लीजिए नहीं भागता, तो अगर ये mg है, ये नहीं भागता तो टेंशन mg होता, ये mg, ये mg, mg का आधा, mg का आधा इसमें हो जाता भाई, ये mg इसमें, तो इसमें mg का आधा, mg का आधा, इसमें mg का आधा, लेकिन इसका तो 2m है ना, ये नीचे धक्का दे देगा, वेरीफाइड हो गया, ये इसको धक्का मारेगा इधर भागेगा। दैट मीन्स ये जो हम मान रहे हैं ना a1, ये a1 नीचे को ना होके ऊपर को होना चाहिए, ये ऊपर को होना चाहिए, और ये इसको मैंने a2 मान लिया, इसको a2 मान लीजिए, और इसका एक्सेलरेशन मैंने a3 मान लिया। अब देखिए, चलिए एबीडी बनाते हैं, तो यहाँ का टेंशन टी दिखाता हूँ, यहाँ का टी 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 आएगा, तो टी टी टू टी, यहाँ पे बनेगा 2t, इस पे फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगा, 2t, 2t माइनस एम जी बराबर m/a1, लिख लिया। अब इस ब्लॉक की एबीडी बनाना पड़ेगा, इस ब्लॉक की एबीडी में आप n किधर दिखाएंगे, इस ब्लॉक की एबीडी में n आप ऊपर को दिखाएंगे ऐसे, इसको मैं एबीडी अलग ही बना लेता हूँ क्योंकि कहीं आप उससे परेशान ना हो जाए, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसके एबीडी टी आप ऊपर को दिखा रहा है, इसका वेट 2mg है, नीचे को दिखेगा, और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे को दिखेगा, और इस पे जो नॉर्मल होगा ना वो वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जो ये वाला इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से बनाता है। दैट मीन्स ये एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। अब इसका एक्सेलरेशन आपने किधर माना है, a2, तो इस पे लिखेंगे F बराबर m है, ये बनेगा आपका 2mg माइनस टी माइनस 2mg माइनस टी, n का ऑपोजिट कंपोनेंट n cos थीटा, इस बैलेंस बाई इसका मास 2m है, a2, 2m इंटू a2, तो 2mg माइनस टी माइनस n cos थीटा बराबर 2m इंटू a2, इक्वेशन 1 था, और ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। और एक और बात, इसका एक्सेलरेशन a2 में और इस a1 में एक कांस्टेंट रिलेशन होगा, वो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अगर ये वाला पॉइंट नीचे को आ जा रहा है a2 से, ये वाला, और ये सेंटर फिक्स है, दैट मीन्स ये a2 से ऊपर को जाएगा, ये रेस्ट पे है, ये नीचे को नहीं जा रहा है, सॉरी, ये a2, ये ब्लॉक जितने से नीचे जाएगा ये वाला पॉइंट उतने से जाएगा, तो a2 से जा रहा है, ये सेंटर रेस्ट पे,
ये इधर इधर का पॉइंट A2 से ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ये रेस्ट पे है। अच्छा ये रेस्ट पे है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट रेस्ट पे होना चाहिए। दैट मीन्स इस वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो इसमें रिलेशन स्टेब्लिश होगा A बराबर A1 प्लस A2/2। इसका जीरो है, इसका जीरो है, इसका क्या है A2 है, इसका आधा कर दे A1 प्लस A2 का आधा बराबर इसके सेंटर का एक्सेलरेशन, पूरी का सेंटर, इसका सेंटर इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है A1 से, ये बन जाएगा A1। इससे आपका बन गया A2 बराबर 2A1। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप इस ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे, इस बड़े वाले ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे। तो जब बड़े वाले ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे ना, एसेंस की जरूरत है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। ये वाला एन आप ऐसे दिखाएंगे, ये वाला एन ऐसे दिखाएंगे, और ये एन वर्टिकल से एंगल जो बनाएगा वो थीटा ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा बनाया था तो वही एन का अपोजिट है, सेम बनेगा। दूसरा देखिए, इस वाले ने इस पे तो ऐसे लगाया है, इसका वेट ऐसे दिखेगा, इसका वेट डाउनवर्ड दिखेगा, ठीक है। और डाउनवर्ड मास कितना दिया गया बी का, एक ए है, ए का ए है ना, तो ए का मास कितना दिया उन्होंने, ए का मास दिया है 9m/64। तो 9m/64 इंटू जी, ये ग्राउंड से n1 ऐसे आएगा। दूसरा इधर से इस वाले वॉल से मैं इस पे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही इसको धक्का मारेगा ये ऐसे निकलेगा तो यहाँ का कॉन्टैक्ट लीव हो जाएगा। अगर लीव हो गया तो एक यहाँ का फोर्स दिखेगा, यहाँ का दिखेगा, इसका वेट दिखेगा, बाकी और कोई फोर्सेस नहीं दिखेंगे, यही सब दिखेगा। अब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, इस डायरेक्शन। तो n1 का साइन थीटा 1, साइन थीटा है ना, n1 का साइन थीटा, n1 नहीं n का साइन थीटा, n का साइन थीटा इज इक्वल टू n का साइन थीटा इज इक्वल टू ए का मास कितना है 9m/64 इंटू ए का एक्सेलरेशन कितना है A3। आप ये लिखेंगे, ठीक है। और तो कोई इक्वेशन इस पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक्स के मोशन में बस इंटरेस्टेड था। अब आपके सामने कितने इक्वेशन बनेंगे, तीन, एक दो तीन, और ये चौथा इक्वेशन है। लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा कि 5 अननोन है। देखिए कौन कौन सा, एक टी अननोन है, एक एन अननोन है, एक A2 अननोन है, एक A1 अननोन है, और एक A3 अननोन है। टोटल 5 इक्वेशन है, 4 अननोन है। कैसे सॉल्व होगा, तो अब ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स है। इस A1 और इस A2 में जो रिलेशन है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स है। अब ये इस A2 में और इस A3 में भी रिलेशन है, ये वेस कॉन्स्टेंट्स है। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स भी और वेस कॉन्स्टेंट भी लगे हुए हैं। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट लगा दिया, अब लगाएंगे इस A2 और इस A3 में रिलेशन, वेस कॉन्स्टेंट्स। और वेस कॉन्स्टेंट के लिए आपके पास दो अप्रोच लोग बताते हैं। एक नॉर्मल का वॉकडन जीरो कर देते हैं सिस्टम पे, ठीक है, उससे भी आ जाता है। और दूसरा जो मेथड बताते हैं, एक फ्रेम से जाके नॉर्मल के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इक्वल कर देते हैं, इससे भी हो जाता है। हम तीसरा ये भी बताते हैं कि किसी एक के फ्रेम पे गए और उसके फ्रेम से इसके कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जीरो होगा, उससे बच जाता है। हम लोग थर्ड केस यूज करते, मैं तो ज़्यादातर थर्ड केस का यूज़ करता हूँ। पहला नॉर्मल रिएक्शन का वर्डन जीरो, इससे भी आंसर आ जाएगा। दूसरा नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन बराबर, इससे भी आंसर आ जाएगा। एंड थर्ड केस, इस इंक्लाइन के फ्रेम में इसका वो पार्टिकल जो इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना रहा है उसके मोशन को देखिए, और इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर उसका एक्सेलरेशन जीरो कर दीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये 3 तरीके से बताया जाता है कांस्टेंट रिलेशन ऑफ वेज कांस्टेंट, ठीक है। बट थर्ड अप्रोच में ज़्यादा फेमिलियर हूँ और उसको ज़्यादा अच्छा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एनालिसिस वगैरह होती है, बातचीत एकदम क्लियर वे में चलती है। हालांकि क्लियर वो भी हैं, कांस्टेंट्स बना रहा हूँ, वेज कांस्टेंट्स। तो इस तरीके से वेज था, तो मैं इस पर खड़ा हो गया, और इस पर खड़ा होके मैं इस बी के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा। जो बी का पार्टिकल था वो तो डाउनवर्ड ऐसे भाग रहा था, बी तो ऐसे भाग रहा था डाउनवर्ड, और बी का एक्सेलरेशन कितना था A2, तो आप यहाँ पे A2 दिखाएंगे। और इस पे खड़े होंगे तो इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके इस बी को देंगे, ये वाला पॉइंट ना बी का है, और इसका एक्सेलरेशन A3 इधर है, तो इसके फ्रेम से देखने पे A3 आपको ऐसे दिखेगा। और अब एंगल लिखते हैं। अब ये वाला एंगल, ये हॉरिजॉन्टल था, एंगल थीटा था, तो एंगल क्या आएगा थीटा। ये थीटा था तो ये बनेगा थीटा थीटा, तो ये पूरा 90 है तो ये बनेगा 90 थीटा, ये पूरा 90 है तो ये क्या बनेगा थीटा। अब इस फ्रेम से देखने पे जो बी का एक्सेलरेशन है इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जीरो आएगा। A2 का ये वाला कंपोनेंट बनेगा A2
A2 cos थीटा इज इक्वल टू A3 का ये वाला कंपोनेंट दैट इज A3 sin थीटा। तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मैंने एक्सेलरेशन जीरो कर गया। क्यों? क्योंकि इस फ्रेम से देखने पे ये इंक्लाइन रेस्ट पे है, तो B इस इंक्लाइन को तोड़ थोड़ी देगा, नहीं तोड़ेगा, तोड़ना अंडरलाइन है, नहीं तोड़ेगा, दैट मीन्स इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। बस इससे हमारा आंसर सारे के सारे आ जाएंगे। थीटा उन्होंने दे रखा 10 इनवर्स 3/4 दैट मीन्स 37 डिग्री। तो इसके यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से A2 बराबर आएगा A3 sin upon cos tan theta and tan theta is 3/4 और हमें क्या निकालना था? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक P A1 हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो n को एलिमिनेट किया जाए। अगर मुझे n को एलिमिनेट करना है तो यहाँ से n उठा के हमें यहाँ रखना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं ना, क्या करेंगे। ये बनेगा 2mg माइनस टी, 2mg माइनस टी माइनस n cos थीटा। n की जगह पे ये इधर भेज दीजिए, तो 2mg माइनस टी माइनस cos थीटा इंच टू n की जगह पे ये रखेंगे 9m A3 डिवाइडेड बाई 9m A3 डिवाइडेड बाई 64 sin थीटा, 64 sin थीटा। अच्छा कॉस्ट ठीक है, ओके। इसके बाद 2ma2 2ma2 और A2 के जगह पे मुझे 2a1 लिखना है, क्योंकि मुझे A1 में इंटरेस्टेड हो, तो 2a1 लिख लीजिए यहाँ पे। दिस इज 2a1, तो ये 2a1 कर दिया, ये बन गया इतना। अब हमें ना A3 की जगह पे क्या लिखना बताइए तो। A3 की जगह पे मैं लिखूंगा, A3 की जगह पे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A3 इक्वस टू अब 4/3 A2 4/3 A2 और A2 कितना था? 2a1 था, 2a1 था, ये कितना आ जाएगा? 8a1 अपान 3, A3 है 8a1 अपान 3। यहाँ पे लिख लीजिए, ये बनेगा 2mg माइनस टी माइनस 9 अपान 64 m 9 अपान 64 m, नीचे आएगा tan थीटा 9 अपान 64 m A3 और A3 की जगह पे 8a1 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 4m A1। अब A1 का टर्म बचा हुआ है, तो अब ना t का टर्म चाहिए मुझे, तो t के टर्म्स को मुझे एलिमिनेट करना है, तो t का टर्म यहाँ से मैं निकाल लूँगा। 2t बराबर ma प्लस एम जी, ma प्लस एम जी, ma प्लस एम जी, तो माइनस t की जगह पे हम क्या लिखें देखिए तो, t की जगह पे mg प्लस ama का हाफ, mg प्लस ma1 का हाफ। अब इस पूरे को ना इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4ma1 प्लस 8 ढाई 64, 8 ढाई 64 एंड 3 तरीका 9, 3/8 बनेगा। ये बन जाएगा 3/8 ma1 इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा था हमारा 3/4, टेन थीटा इज 3/4 ना, 3/4 यहाँ पर आप लिखेंगे 3/4 लिख लिया। ओके, अब ये देखिए, ये 2 2 दूनी 4 m के टर्म्स तो फिलहाल कैंसिल हो गए, और यहाँ से 2 दूनी 4 g में से g घटा दो, ये बनेगा 3g अपान 2, 2 दूनी 4 में से एक गया 3g अपान 2, ये बनेगा माइनस A1 अपान 2, A1 अपान 2 बराबर 4a1 प्लस 3 से 3 कट गया, ये बनेगा A1 अपान 2। ये A1 अपान 2 A1 अपान 2 ये A1 हो जाएगा, दैट इज 5a1, तो 3g अपान 2 बराबर 5a1। इससे आपको A1 की वैल्यू मिलती नजर आ रही है। हाँ देखिए क्या लिखा मैंने, 2 दूनी 4 में से एक गया 3g अपान 2, ये तो माइनस A1 अपान 2, ये 4a1
और ये 3, ये बनेगा 4a1। ये बनेगा 4a1 और ये बन गया 4 दूनी 8 a1/2। ये बनेगा 3g/2 बराबर ये a1 5a1 बनेगा। a1 बराबर 5 दूनी 10, 3/4 आएगा ना। 5 दूनी 10, 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा आंसर यही था जो मैंने दिया था आपको। तो देख लेते हैं। ये था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक फिर हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। एक बार कैलकुलेशन प्लीज चेक करिए। तो ओके, तो कुछ नहीं, अच्छी बात थी कि मिस्टेक यहीं पे था। ठीक है, ये मेरी कैलकुलेशंस के सबसे बड़े मिस्टेक्स हैं। ये तो यहीं पे आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे। अरे आ गया। 5 दूनी 10, 2 से 2 घटा 3, 10। तो चलता है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज का ये क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने आप में एकदम प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है द 40 kg ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट। 40 kg का ब्लॉक है, मूविंग इन राइट with speed 1.5 meter per second, 1.5 meter per second, when it is acted upon by the force F1 and F2। ये F1 काम कर रहा है, F2 काम कर रहा है। These forces vary in the manner shown in the figure। forces ऐसी vary कर रहे हैं। Find the velocity of the block at t about 12 second neglecting the friction and masses। ठीक है, एक काम करते हैं ना, सिर्फ इस ब्लॉक की वीडियो बनाते हैं। ये F1 ऐसे होगा, ये वाला भी F1 दिखेगा ऐसे, रस्सी सेम है F1 दिखेगा, रस्सी सेम है तो F1 दिखेगा। ये F2 है तो F2 ऐसे दिखेगा। दैट मीन्स इस ब्लॉक के बिडी पे 40 kg वाले पे जो फोर्स काम करेगा ना, इधर 1 2 3 4 4F1 काम करेगा और इधर क्या काम करेगा, F2 काम करेगा 40 kg वाले पे। और अब हम क्या करेंगे कि एक काम है ना, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। पता है फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ना इम्पल्स से बड़ा अच्छा लिंक होता है। इम्पल्स से चेंज इन मोमेंटम वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप देखिए इसका इम्पल्स क्या लिखेंगे, 4F1 माइनस F2 इंटू डी टी। ये इम्पल्स बनेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 12 सेकेंड, 0 से 12 सेकेंड तक। तो 0 से 12 सेकेंड तक, तो 12 सेकेंड तक तो ये 6 ही सेकेंड तक है। 6 से 12 सेकेंड में तो कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा है, और 6 से 12 में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, कोई फोर्स ही नहीं है। तो सिर्फ 12 सेकेंड पे हम इंटरेस्टेड है, 12 सेकेंड पे। तो 0 से 12 कर रहा है, सिर्फ 6 सेकेंड लिख लेते हैं। 6 सेकेंड इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम फाइनल मोमेंटम मास कितना है 40 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम 40 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 1.5 है। समझ गए मैंने क्या लिखा, इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी 1.5। अब ना इसको अलग अलग करते हैं, ये बनेगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ F1 dt लिमिट 0 से 6 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F2 dt लिमिट 0 से 6 बराबर 40 भी माइनस 15 × 60 बनेगा ना, क्योंकि 0 कट करेगा 15 × 60। ठीक है, अब F1 dt का इंटीग्रेशन निकालते हैं। F1 dt, F1 कौन सा, ये है ना, F1 का फोर्स ये है। F1 dt 6 सेकेंड तक, ये पूरा एरिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कुछ और नहीं एरिया बता रहा है, एरिया। तो ये एरिया कितना आएगा, ये डॉटेड के अंदर जो एरिया आएगा, ये एक रेक्टेंगल है, ये 30 का है और ये 4 का है। ये बन गया 30/4, ये 30 और ये 4, ये बन गया। और ये जो है ये कितना है, 10 है। ये रन देखो 10, तो ये 10 है और ये 2 है, तो 10/2। ये कितना आएगा, 120 प्लस 20, 4×3 = 12, 120 प्लस 20 इट इज 140।
तो ये आ गया 140, तो 4/140 माइनस F2 dt ये जो कर्व है ना F2, ये बोल्ड वाला साइन, उसके नीचे का टोटल एरिया, ये एरिया कितना आएगा 10/2, तो 10:2 लिखेंगे, प्लस ये एरिया क्या लिखेंगे, ये है 20 इंटू ये लेंथ क्या है 2, ये लिखेंगे, प्लस ये वाला एरिया क्या होगा, ये 40 है ना 40, ये बनेगा 40, और ये पूरी दूरी कितनी है, और ये पूरी 40 है, ये कितनी है 2 से गुणा कर दीजिए, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 प्लस 40, ये है 80, तो 120, 140, ये भी 140। अच्छा, वो पता है कैसे हो गया, क्योंकि ये अचानक इधर बढ़ गया और ये इधर कम हो गया, तो इधर इधर से बढ़ने वाला पार्ट घटने वाले पार्ट के साथ कंपनसेट होके बराबर कर दिया, 140 आ गया, ठीक है, 140 बन गया, बराबर 40 भी माइनस 60, एक काम करिए, ये कितना आएगा 3:140, और इसको इधर भेज दीजिए, ये बन जाएगा 60 बराबर 40 भी, तो यहाँ से भी की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आपका आएगा 3:140 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 40, ये आ गया 12, तो इसका आंसर है 12 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये आपको आ गया होगा समझ में, मैं भी एक बार आंसर मैच कर लो, क्योंकि मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यस, 12 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। इसके बाद आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये फ्रिक्शन का एक ठीक क्वेश्चन है, कम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये भी मैं आपके लेवल पे 60% के लेवल पे ही रखूंगा, 60 और 50% के लेवल पे के क्वेश्चन है सब जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है in the situation shown in the figure, for what value of minimum horizontal force F sliding between the middle and lower block will start? 2 kg 2 kg 2 kg, in situations shown in the figures, the minimum horizontal force F so that sliding between the middle and lower, मिडिल इसके बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाए, तो सबसे पहले फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी F1, इट इज म्यू mg, म्यू 0.1 है, 2 इंटू जी, ये आएगा 2 के बराबर, यहाँ का फ्रिक्शन कितना आएगा F2, म्यू कितना है 0.6, 2 2 4 इंटू 6 24, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू लिखते हैं लिमिटिंग F3 कितना आएगा, म्यू 0.2 है, टोटल वेट 4 2 6 2 8 दूनी 16, ये आ गया। पहला काम ये होता है, कह रहा है कि हमें स्लिपिंग किसके बीच में चाहिए, मिडिल एंड लोअर ब्लॉक, मिडिल इसके बीच में स्लिपिंग हो जाए, इसके बीच में स्लिपिंग अगर हो जाए तो बताइए एफ की मीन वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो जब आप इस एफ को बढ़ाएंगे ना तो प्रॉब्लम ये आती है कि पहली स्लिपिंग कहाँ शुरू हुई, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 कॉन्टैक्ट 1 2 3, तो इसमें तो 3C2, 3 में से 2 सेलेक्ट करना है ना, कितने बनेंगे 3 में से 2 अगर कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है, 2 क्या 3, ये 1 2 3 केसेस बहुत सारे बनेंगे इसमें, भाई 2 कॉन्टैक्ट तो 4 केस बन रहा है, तो 3 कॉन्टैक्ट पे तो और बढ़ेंगे, सारे केसेस चेक करने पड़ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम एक एक करके सोचते हैं। पहला, जब इस एफ को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं ना, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, समझते हैं क्या होगा, अगर इस एफ को आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं तो अचानक से दोनों ब्लॉक इस सिस्टम भागेगा नहीं, पहले तो रेस्ट में ही रहेगा, तो जब ये रेस्ट पे रहेगा, पूरा पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, तो समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं केस 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे की ओर, केस 1 जिसमें सारे के सारे रेस्ट पे रहेंगे, A1 A2 एंड A3 सारे के सारे रेस्ट पे रहेंगे, मान के चलो, ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, फिर देखा जाएगा आंसर पे क्या होगा। ये कह रहा है कि 2 kg वाला रेस्ट पे है, अगर 2 kg रेस्ट पे है, 2 kg पे तो कोई फोर्स ही नहीं काम कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ का फ्रिक्शन 0 होना चाहिए, तो
और अगर इस नीचे वाले 2 kg की विडी बनाऊं, नीचे वाले 2 kg की, इसकी ये 1 2 एंड 3, तो मैं ये 1 वाला ब्लॉक था, ये दूसरा ब्लॉक की विडी बना रहा हूँ। दूसरे ब्लॉक की विडी में एफ आगे दिखाऊंगा, ऊपर फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये 0, तो यहाँ भी 0 आएगा, तो नीचे का फ्रिक्शन आएगा क्योंकि रेस्ट पे रहना है, दैट मीन्स ये फ्रिक्शन इसी एफ के बराबर होगा इस केस में। अब हम बनाएंगे थर्ड ब्लॉक की विडी। जब थर्ड की विडी बनाएंगे तो जब इस वाले ब्लॉक 2 वाले ब्लॉक के नीचे सरफेस फ्रिक्शन पीछे को काम कर रहा है, तो 4 किसी ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे को काम करेगा ऐसे, और ये एफ के बराबर काम करेगा। लेकिन 3 ये थर्ड ब्लॉक भी रेस्ट पे है, रेस्ट पे, दैट मीन्स यहाँ भी फ्रिक्शन एफ इसी एफ के बराबर होना चाहिए ताकि रेस्ट पे रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये तीनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं तो ऊपर फ्रिक्शन 0 है और नीचे यहाँ का फ्रिक्शन एफ के बराबर है और यहाँ का फ्रिक्शन भी एफ के बराबर है, एफ के बराबर। दैट मीन्स अगर ये तीनों नहीं भाग रहे हैं और जब इस एफ को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, और अभी सिस्टम नहीं भागना चाहता है और एफ को बढ़ा रहे हो, तो ये यहाँ फ्रिक्शन 0 ही रहेगा रिक्वायर रेस्ट पे रखने के लिए, यहाँ का फ्रिक्शन इसी बराबर, यहाँ का इसी बराबर। तो ये जब एफ बढ़ाना शुरू करोगे तो सबसे पहले कहाँ का फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग को टच करेगा, ऊपर का तो कभी नहीं करेगा क्योंकि वो 0 पे चल रहा है अभी लगातार। इस एफ को बढ़ाने पे 0 ही है क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है, तो इसका बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, तो पहले 16 आएगा ना कि 24 आएगा, पहले 16 आएगा। तो जैसे ही ये वाला एफ इस 16 को अटेंड करेगा, उसके बाद इस एफ को हल्का से ही बढ़ा दिए, तो ये तीनों ही ब्लॉक एक साथ साथ भागेंगे, ये कंडीशन। इसका मतलब कि ये इस दो के इस सेकेंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक के बीच में स्लीपिंग पहले नहीं शुरू होगी, सबसे पहली स्लीपिंग शुरू होगी नीचे और तीनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे। उसके बाद जब इस एफ को और बढ़ाना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक जगह पहली बार स्लिपिंग हो, पहली बार स्लिपिंग हो। तो पहली स्लिपिंग यहां हुई तो इन दोनों में से अब इस एफ को बढ़ाना शुरू करेंगे ना 24 से 60 से ज्यादा, जब इस एफ को 60 से ज्यादा करना शुरू कर देंगे तो किसी सर्टेन वैल्यू को जैसे टच करेगा तो इन दोनों में से कोई एक कांटेक्ट पहले टूटेगा। तो कौन कांटेक्ट पहले टूटेगा ये क्वेश्चन बन गया, इन दोनों में से पहले कौन कांटेक्ट टूटेगा ये क्वेश्चन बन गया। इन दोनों में से वो कांटेक्ट पहले टूटेगा जिसके लिए इस सिस्टम को साथ चलाने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग से कम है, वो पहले टूटेगा। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि ये 2 का है और ये 24 का है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन को पाना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग सेकेंड स्लाइडिंग यही मान लेंगे, अब वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब फिर थर्ड स्लाइडिंग हम लोग यहाँ मानेंगे, ठीक है, ये वेरीफाई करके देखा जाएगा। तो चलिए, तो केस 1, तो इसमें ना एक चीज अगर मैं चाहता ना तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर एफ की वैल्यू 16 से कम है या इक्वल है तो तीनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन बेसिकली 0 होगा, और एफ अगर 16 से ज़्यादा है तो पहली स्लाइडिंग तो बॉटम पे शुरू हो गई, दूसरी स्लाइडिंग कहाँ होगी एक बार देखना पड़ेगा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि सेकेंड स्लाइडिंग में मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे होगी, तो सेकेंड स्लाइडिंग अगर यहाँ पे होगी तो यहाँ का फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग से कम होना चाहिए, ठीक है, चेक करते हैं। तो मुझे बताइए, और स्लिपिंग यहाँ करवाना भी तो है, और ये एफ का में थोड़ा दिमाग काम कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है ना कि पहली स्लाइडिंग यहाँ पर होगी, उसके बाद सिस्टम साथ भागेगा, दूसरी यहाँ पर होगी, फिर तीसरी यहाँ पर होगी, वो तीसरी स्लाइडिंग की बात कर रहा है। अब तो एक ही बार हम चाहते तो आंसर निकाल लेते, लेकिन वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो कर ही लेते हैं ना, एक काम करते हैं। मैंने मान लिया कि पहली स्लाइडिंग यहाँ पर होगी, पहली स्लाइडिंग यहाँ पर होगी, फर्स्ट स्लाइडिंग, सेकेंड स्लाइडिंग यहाँ पे, लेकिन ये बिना वेरीफाई किए बोलना सही नहीं है यार, एक नहीं होता है कि आंसर आया तो गारंटी के साथ सही है। तो मान लिया सेकेंड स्लाइडिंग यहाँ पर होगी, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो सेकेंड स्लाइडिंग यहाँ तो दोनों को साथ जाना पड़ेगा, वेरीफाई कर लेते हैं, तो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कि मैं एकदम करेक्ट हूँ इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। सेकेंड स्लाइडिंग मैं मान रहा हूँ कि किसके बीच में होगी, बिटवीन 2 kg एंड 2 kg के बीच में होगी, इसका वेरिफिकेशन करने जा रहा है। तो जस्ट सेकेंड स्लाइडिंग, तो जस्ट स्लीपिंग के टाइम पे, यहाँ पे जस्ट स्लीपिंग के टाइम पे तीनों का एक्सेलरेशन कायदे से बराबर होना चाहिए। पहली स्लाइडिंग यहाँ पे हो चुकी है, पूरा सिस्टम साथ जा रहा है, पूरा सिस्टम साथ जा रहा है, और जैसे ही सेकेंड स्लाइडिंग होगी उस समय पे यहाँ पे तीनों का एक्सेलरेशन लगभग बराबर होगा, और यहाँ का तभी हुआ नहीं है,
क्योंकि सिर्फ सेकंड स्लाइडिंग तक चल रहे हैं आप। तो 2 kg की अगर एफबीडी बनाते हैं, 2 kg की एफबीडी, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आप लिमिटिंग पे काम दिखाएंगे, लिमिटिंग पे, क्योंकि जस्ट स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं, तो लिमिटिंग पे ही काम करेगा फ्रिक्शन। और चूंकि सिस्टम आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन आगे करोगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, दैट इज 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक अच्छा ही क्वेश्चन इसको कहेंगे, ध्यान रखना। थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम, सही प्रॉब्लम है एक तरफ से देखिए तो। ठीक है, अब ये 2 kg और 4 kg साथ जा रहे थे ना, 2 kg और 4 kg साथ जा रहे थे, तो एक काम करते हैं, सिर्फ 4 kg की एबडी बनाते हैं, अभी बात समझ में आएगी। अगर मैं नीचे वाले 4 kg की एबडी बना लो, इसको इसको तो यहाँ का फ्रिक्शन ही भगा रहा है, और ये भी सिस्टम आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन नीचे पीछे काम करेगा 16 का, ऐसे 16 का। और यहाँ पे फ्रिक्शन देखिए, क्योंकि ये ब्लॉक आगे भाग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे है, तो इस ब्लॉक पे यहाँ पे फ्रिक्शन आगे होना चाहिए, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हम जस्ट वेरिफिकेशन कर रहे हैं सेकेंड स्लाइडिंग के लिए। F-16 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1, इससे F क्या आ गया 20, और 20 24 से देखिए कम है, दैट मीन्स 100% ग्रांटेड सही हो। इसका मतलब ये हो गया कि पहली स्लाइडिंग, और बाद में इसकी तगड़ी एनालिसिस कर ली जाएगी, पहली स्लाइडिंग यहाँ पे होगी, सेकेंड स्लाइडिंग यहाँ पे होगी, और थर्ड स्लाइडिंग यहाँ। बस क्वेश्चन कुछ रखा ही नहीं, पूछा था बिटवीन मिडिल एंड लोअर, मिडिल एंड लोअर, तो थर्ड स्लाइडिंग का केस है। तो फर्स्ट स्लाइडिंग यहाँ पे, सेकेंड स्लाइडिंग यहाँ पे, एंड थर्ड स्लाइडिंग यहाँ पे, ये 100% श्योर हो, चलिए बनाते हैं। तो थर्ड स्लाइडिंग के जस्ट पहले क्या हो रहा होगा, थर्ड स्लाइडिंग के जस्ट पहले ये दोनों ब्लॉक साथ जा रहे होंगे, क्योंकि ऊपर का स्लाइडिंग हो चुकी है, ये दोनों ब्लॉक साथ जा रहे होंगे, और ये तेज भाग रहे होंगे, क्योंकि फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हो, तो ये थोड़ा धीरे भागेगा। तो सेकेंड स्लाइडिंग के जस्ट पहले, सेकंड तरफ थर्ड अंडरलाइन, थर्ड स्लाइडिंग के जस्ट पहले ये दोनों ब्लॉक साथ जा रहे होंगे, 2 kg और 4 kg साथ जा रहे होंगे, तो मैंने 2 kg एंड 4 kg को एक साथ कर दिया, एक साथ कर दिया, और फोर्स लगा दिया इस पे F। बॉटम पे फ्रिक्शन मैंने पीछे को दिखा दिया, कितने का 16 का, ये आ गया 16, ये F, ये 16, 4 एंड 2, और यहाँ पे भी फ्रिक्शन पीछे आएगा, कितने का, ये फ्रिक्शन है 2 न्यूटन का, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, सेकेंड स्लिपिंग, तो 2 का फ्रिक्शन आएगा नीचे को, ये 2 का फ्रिक्शन नीचे को आएगा। तो 2 kg 4 kg का सिस्टम बनाया, यहाँ का फ्रिक्शन पीछे, यहाँ का फ्रिक्शन इधर, F आ गया। अरे उससे और ना मैं कैसे लिख रहा हूँ अब, मतलब जस्ट थर्ड स्लाइडिंग की बात हो रही है, थर्ड स्लाइडिंग पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F-16 और 2 18 बराबर टोटल मास 4 2 6 इंटू एक्सेलरेशन A1 कर दिया। अब 4 kg की एबीडी बनाएंगे, तो 4 kg की एबीडी पे ये 16 दिखाएंगे आप, और थर्ड स्लाइडिंग यहाँ पे, थर्ड स्लाइडिंग के जस्ट पहले यहाँ का फ्रिक्शन आप लिमिटिंग पे काम करेगा, और वो किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज 24, क्योंकि ए भी तो आगे भाग रहा है, तो ये तो एफ इस 2 को खींच रहा है, तो इस 4 को कौन खींच रहा है, इसके बीच का फ्रिक्शन, जो कि अपने मैक्सिमम पे काम कर रहा है, जो कि 24 के बराबर है। आप यहाँ लिखेंगे एफ बराबर है में, ये बनेगा 24 माइनस 6 बराबर 4:A1, क्योंकि मिनिमम एफ के केस में, थर्ड स्लाइडिंग केस में, मिनिमम केस में दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो अब यहाँ से A1 निकाल लीजिए, A1 आएगा आपका 14 में से 6 गया 18, 8 5 13 14, 18/4 दैट इज 9/, अब इसको उठा के यहाँ रखेंगे, दिस इज F-18 बराबर 6 इंटू 9/2, एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 प्लस 2 3 6 29 27, एफ की वैल्यू हो गई 7 7 14 1 15 2 1 3 1 4 45 न्यूटन, ये इसका आंसर है। तो अगर आप मिनिमम फोर्स 45 न्यूटन लगाते हैं, तो हमारा 2 kg और 4 kg के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, और इसका भी आंसर मैं एक बार वेरीफाई कर ही लूँ आपसे। ये है क्वेश्चंस दिया गया है। ओके, तो देखिए इसमें 24 माइनस 16 ये हो जाएगा 8/4, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2, तो दैट मीन्स यहाँ पर जाएगा 2, तो 12
18, दैट इज 30 एंड दिस इज योर आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने देखा कि एक अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि इसकी एक अच्छी और एनालिसिस करनी बाकी थी। ये थी कि ये तो मैंने बस आंसर निकाला वेरीफाई करके, ये आंसर सही होगा, सही होगा, आई भी सही। मैं थोड़ा रेंज डिटरमाइन करना चाहता हूँ कि किस रेंज में ये चीज़ होनी चाहिए। अभी आपने क्या दिखाया था? अभी आपने दिखाया था कि अगर एफ की वैल्यू 16 से कम है तो ऐसा होगा, और एफ की वैल्यू 30 से कम है तो तीनों जगह स्लिपिंग हो चुकी होगी, तीनों जगह ज़्यादा है तो 30 ज़्यादा है तो ये तो थर्ड स्लाइडिंग चल रहा, तो दूसरी स्लाइडिंग किस फोर्स पे हुआ होगा, तो मैं ये निकालना चाहता हूँ दूसरी स्लाइडिंग किस फोर्स। तो दूसरी स्लाइडिंग का जो कंडीशन था वो सेकेंड स्लाइडिंग 2 kg 2 kg के बीच में, तो 2 kg और 2 kg सेकेंड स्लाइडिंग, तो आपने 2 kg पे फोर्स निकाल के 2 लिख के ऐसे समझ लिख दिया, और 4 kg की आपने वीडियो बनाई और कम आ गई। ठीक है, तो ये सही वेरीफाई आपने हो गया था यहाँ पे। तो इस एफ को निकालना था, 2 kg और 4 kg के बीच में तो कोई स्लिपिंग नहीं है, तो इनको एक सिस्टम मान लेते हैं। ये 2 kg एंड 4 kg, इसको एफ दिखा देते हैं, और इसके बीच का फ्रिक्शन इंटरन से गायब हो गया, और यहाँ पे फ्रिक्शन आगे था कितने का, 2 न्यूटन का, तो इस पे 2 न्यूटन पीछे, इस पे आप 2 न्यूटन पीछे दिखाएंगे। अगर ऊपर वाले 2 kg पे 2 न्यूटन आगे, तो इस 2 kg पे 2 न्यूटन पीछे दिखाएंगे, और ये है 2 kg, ये है 4 kg। और बॉटम का जो फ्रिक्शन है वो तो 16 होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्लिपिंग हो रही है, पहली स्लिपिंग हुई थी। ये जो एफ मीन आएगा यहाँ पे, वो आएगा एफ -2 -16 बराबर 2 4 6 इस टू एक्सलरेशन कॉमन 1। यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 6 16 6 22 2 24, ये 24 आ गई। इसका मतलब कि जब ये F24 टेंड करेगा ना, उसके जस्ट पहले ये दोनों साथ जा रहे होंगे, और 24 के जस्ट बाद यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं, एफ की वैल्यू अगर 16 से कम है, 1 सेकेंड, एफ की वैल्यू अगर 16 से कम है एंड 0 के बीच में, 0 के बीच में है, तो 3 ब्लॉक थे ना, तो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 बराबर A2 बराबर A3, ये 0 होना चाहिए। और इसमें A1 A2 A3 का मैं बता दूं, इस तरीके से दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ऐसे। इसका A1 है, इसका A2 है एंड इसका A3 है, और ये ब्लॉक A है मान लिया, ये B है, ये C मान लिया। अब क्या होगा, अगर इस F की वैल्यू 24 से कम है एंड 16 से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे स्लिपिंग शुरू होगी, तो ये दोनों साथ जाएंगे, दैट मीन्स A2 और A3 इक्वल होगा, और यहाँ पे स्लिपिंग हो चुकी है, और साथ में वो A1 से ज़्यादा भी होगा, क्योंकि आपने फोर्स इस पे लगाया है ना, तो तेजी से भाग रहे हैं और धीरे धीरे भाग रहा होगा, वो मैक्सिमम 1 तक अटेंड करेगा, ये आएगा। ठीक है, और इस केस में जो A1 की वैल्यू होगी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होल्ड करेगी। अब कोई पूछे कि बताइए इस A2 A3 की वैल्यू कितनी होगी, तो A2 और A3 की जो वैल्यू हो, B और C को सिस्टम मान के बन जाता, सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगा, ये वाला F काम कर रहा है, F माइनस यहाँ का फ्रिक्शन क्या है 16, इधर दिखाएंगे, और यहाँ का फ्रिक्शन क्या था 1, पीछे दिखाएंगे, बराबर दोनों का मास 4 2 6 इंटू A2, यहाँ से जो A2 आएगा इस पार्ट में जाएगा। अगर F की वैल्यू 30 से कम है एंड 24 से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, इस केस में 1 सेकेंड बेटा, द मिस्टेक, ये तो बराबर रहेगा ना, 16 से ज्यादा पे तीनों साथ साथ जा रहे थे, दैट मीन्स ये रहेगा, 24 तक तीनों साथ साथ जाएंगे, ये रहेगा। और ये जो एक्सेलरेशन होगा, अगर एक ही बार सिस्टम मान ले जाए, ये वाला F माइनस ये फ्रिक्शन इंटरनल यहाँ का फ्रिक्शन बस बचेगा, दैट इज 16, टोटल मास, इसका टोटल मास था 2 2 4 4 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये होना चाहिए। और अगर इसके बीच में लाई करेंगे, इसके बीच में, तो यहाँ पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे स्लिपिंग, और ये दोनों साथ जाएंगे, दैट मीन्स A2 और A3 सेम से जाएंगे, जो कि A1 से ज़्यादा चलेंगे, और A1 की जो वैल्यू होगी इट इज़
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम। A2 और A3 निकालना है, तो इन दोनों को सिस्टम मान लीजिए। तो A2 और A3 बराबर आना चाहिए, और ये जो बराबर आएगा वो होगा कैपिटल F माइनस, यहाँ पे F है, यहाँ पे कितना 16 है, एंड डिवाइड बाई माइनस यहाँ का भी फ्रिक्शन क्योंकि स्लिपिंग हो चुकी है, दैट इज ऊपर का फ्रिक्शन कितना था, ऊपर का फ्रिक्शन था 2, एंड डिवाइडेड बाई ये B और C का मास 6 के, ये चलेगा। और अगर F की वैल्यू मैं कहूँ आपसे कि 24 और 30 के बीच में ना, और F की वैल्यू अगर 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, 30 ज़्यादा होने पे यहाँ भी स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ भी स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, ये तो ऑलरेडी चल रहा है। दैट मीन्स A1 तो ऑलरेडी भागेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस केस में। दूसरा ये जो A3 है, ये यहाँ पे स्लिपिंग हो चुकी होगी, तो ये भाग रहा होगा मैक्सिमम अपना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो कि आया हुआ है। और जो हमारा कौन सा है ये वाला ब्लॉक, इस पे F आगे की ओर काम कर रहा था, तो सबसे तेज एक्सेलरेशन होगा उसका F माइनस यहाँ का फ्रिक्शन 2, और यहाँ का जो फ्रिक्शन है कितना है 24 है, ये 2 और 24, 2 और 24, 2 माइनस 24 डिवाइडेड बाई बी का मास क्या है 2 kg, ये एक्सेलरेशन होना चाहिए A2 का। ये इसकी एग्जैक्ट एनालिसिस। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन रियल में मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 60%, क्या इसको हम चेंज करके इसके लेवल को 1 सेकेंड, तो ये ठीक है। अच्छा, इसका जो पेज था ना वो डिलीट हो गया, तो एक बार मैं इसको चेक करता हूँ कैसे आएगा। तो आपने देखा कि ये रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, और इस क्वेश्चन को भी, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आज का, और इसका भी लेवल मान लीजिए 60% के ही लेवल पे है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन फिलहाल अच्छे थे। और इसके बाद देखिए, ठीक है, देखते हैं। देखो, एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं है, क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। कह रहा है इन द फिगर shows the coefficient of static friction between the block B and wall is 2/3। B और वॉल के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 2/3 है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द B एंड वॉल, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन है 1/3। अदर contact of frictionless, find the minimum force F required to lift B up. Now if the force applied to A slightly increase than the actually value of minimum force, then find the acceleration of the B, mass of A इतना इतना। इसमें ना दो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कर लेते हैं। चलिए, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड वॉल इज इतना, एंड कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बी एंड वॉल इज इतना। अदर कॉन्टैक्ट आर फ्रिक्शनलेस, सब फ्रिक्शनलेस है यार। कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट बी, मिनिमम कितना एफ लगाए ताकि बी लिफ्ट कर जाए। लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब कि यहाँ का कॉन्टैक्ट जस्ट छूट जाए, एन यहाँ का 0 हो जाए। एक काम करते हैं, तो मिनिमम एफ के केस में दोनों का एक्सेलरेशन जस्ट 0 होगा, जस्ट 0 होगा क्योंकि जस्ट लिफ्ट करवा रहा है, जस्ट 0 होगा। ठीक है, तो ब्लॉक ए की बड़ी बनाते हैं, ब्लॉक ए की बड़ी बनाएंगे ऐसे, ये वाला फोर्स आप ऐसे दिखाएंगे, और ये वॉल अगर इस पे ऐसे लगेगा तो ये ऐसे लगेगा, ये दिखाएंगे N1। और ये वाला एंगल थीटा, tan थीटा, दिस एंगल इज थीटा, उन्होंने थीटा दे रखा, tan थीटा 3/4, दैट मीन 37 डिग्री, थीटा इज 37 डिग्री।
इसका मतलब नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जो इसका इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल होना चाहिए 37 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर दीजिए, ये बनेगा F माइनस N1 का ये वाला कंपोनेंट साइन 37, N1 साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 0। इससे F की वैल्यू आ जाएगी 3/5 N1। अब ब्लॉक बी की एफडी बनाएंगे। जब आप ब्लॉक बी की एफडी बनाएंगे ऐसे तरीके से, तो ये वाला N1 अगर इस सरफेस से नीचे दिखा रहा है तो इसके सरफेस से ऊपर दिखाएंगे ऐसे, N1 का आप ऊपर दिखाएंगे। N1 वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा, N1 जो है वर्टिकल से एंगल बनाएगा जो ये इंक्लाइन, ये 37 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा 37 डिग्री होगा। दूसरा, इसका वेट कितना है ए एंड बी, मास ऑफ ए इज 2m एंड मास ऑफ बी इज, इसका mg नीचे को काम करेगा। तो इस सरफेस से तो n ऐसे दिखा दिया, mg ऐसे दिखा दिया, बट इस सरफेस से एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा ऊपर की ओर, यहाँ से n ऐसे, mg ऐसे, यहाँ से फ्रिक्शन ऊपर की ओर। और जस्ट स्लिपिंग के टाइम पे, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा बिफोर, क्योंकि मिनिमम एफ निकाल रहा है स्लिपिंग करने के लिए, तो होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 2/3 इस टू इस सरफेस से आने वाला N2। ये मैंने इस ब्लॉक की वीडियो बना के दिखा दी। N2 इधर दिखाई, N2 इधर, तो फ्रिक्शन ऐसे दिखेगा, ये वाला ऐसे, mg ऐसे। और जस्ट इक्विलिब्रियम पे तो वाई में फोर्स बैलेंस कर देंगे, तो वाई में फोर्स बैलेंस करते हैं, तो ये N1 का इधर कंपोनेंट बनेगा N1 cos 37 डिग्री, N1 cos 37, और ये वाला भी फोर्स ऊपर को है 2/3 N2, और mg नीचे को है, ये रहने दीजिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करा देते हैं, ये बनेगा N2 इधर है, और N1 के वाला कंपोनेंट एंगल का सामने का साइन N1 साइन 37, N1 साइन 37। तो एक काम करते हैं हम लोग, हमें F निकालना है ना, F निकालना है, तो मुझे N1 चाहिए, तो N2 उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो बनेगा N1 cos 37 इज 4/5 प्लस 2/3 N2, N1 साइन 37, N1 साइन 37 क्या है 3/5 बराबर mg। इससे N1 की वैल्यू क्या आएगी, N1 आ जाएगा आपका, ये 3 से 3 कट गया, तो 4×2=6/5, तो ये बनेगा 4×2=6/5, उधर भेजिए, तो 5 mg अपान 6 बनेगा N1। इस N1 को उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको F की वैल्यू आएगी, इट इज 3/5 इंटू 5 mg/6। तो इससे F की जो मीन वैल्यू आ गई, दिस इज नथिंग बट 3 mg/6, दैट मीन्स mg/2, mg/2। ये हमारा आंसर मिल गया पहले पार्ट का, F मीन। पर इसको भी हम वेरीफाई कर ही लेते हैं, ये आंसर हमने क्या दे रखा है। ये नहीं है, बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, 3/2 mg। अच्छा, आंसर है 3/2 mg, तो हमारा है mg/2। वेयर इज मिस्टेक? तो इसकी वीडियो बनाया मैंने, तो एफ इधर, यहाँ का एन इधर, N1 इधर, और थीटा 37 डिग्री है, 37। तो इंक्लाइन का हॉरिजेंटल से और नॉर्मल का वर्टिकल 37, तो N1 का साइन 37 एफ को बैलेंस करेगा, N1 का साइन 37 एफ को बैलेंस करेगा, और तो कोई फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा नहीं, तो एफ आएगा N1 3/5। ओके, अब हम बनाएंगे उस ब्लॉक के बीडी। इस ब्लॉक के बीडी में N2 आप ऐसे दिखाएंगे, इसका mg नीचे को दिखाएंगे, और इस सरफेस से N1 आएगा ऐसे, और यहाँ का फ्रिक्शन ऊपर दिखेगा, ऊपर दिखेगा कितना म्यू एस इंटू N2 ये, और कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं। यहाँ का फ्रिक्शन N हो गया, यहाँ का N हो गया, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, mg बैलेंस, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक साइड तो हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस N1 का, N1 का cos 37 प्लस 2/3 N2 बराबर mg होल्ड करेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करते हैं, तो N2 बराबर N1 का साइन 37, तो ये आ गया क्या
N1 4/5, 2/3, N2 0 पे, N1 3/5, 3 से 3 कटेगा, 4 2 6, 6/5, 6/5, 5 mg/6। फिर इस N1 को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, 5 mg/6, 3/5, 5 mg/2। आई थिंक कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं यार, कहाँ पे? ओके, तो मिस्टेक समझ में आ गया। एक्चुअल में उनका लिफ्ट ऑफ कर रहा है, ये कह रहा है कि कितना फोर्स लगाए ताकि ऊपर हो जाए। जब ऊपर उठेगा तो यहाँ का फ्रिक्शन ऊपर क्यों काम करेगा, नीचे काम करेगा ना। ये फ्रिक्शन ऊपर क्यों काम करेगा, नीचे काम करेगा। टू लिफ्ट बी अप, इसको ऊपर को, टू लिफ्ट बी, बी को ऊपर को उठा दे, रोक के नहीं रखना है। मिनिमम फोर्स था कि बी को ऊपर को स्लाइड कर दे, ऊपर को स्लाइड कर दे, तो ये ऐसे काम करेगा। तो फिर ये टर्म्स यहाँ पे जो प्लस था, ये जो टर्म प्लस का था ना, ये बन जाएगा माइनस का। ये बन जाएगा माइनस का टर्म बनेगा 37 2/3। फिर ये अगेन बन जाएगा माइनस का, ये बनेगा 4/5 माइनस, ये कितना आएगा, 4 में से 2 गया, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, ये बनेगा 2, ये बन गया आपका 2 mg/6। तो 2 mg/6 N1 को मैंने यहाँ पर रखा, तो 3/5 2 mg/6। ये 2 mg कितना बनेगा, 1 सेकेंड, यहाँ से N1 कितना आएगा, यहाँ से N1 आएगा देखो 5 mg/2, 5 mg/2, तो 3/5 5 mg/2, तो 5 से 5 कटेगा, 3 mg/2, और ये आपका, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि ये ऊपर की ओर एक्सेलरेशन क्या होगा अगर स्लाइटली इंक्रीज कर दें, तो फोर्स तो यही रहेगा, बट यहाँ पे स्लिपिंग के टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले कर जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से कम होता है लिमिटिंग वैल्यू से, तो ये ऊपर को एक्सेलरेट करेगा और इधर एक्सेलरेट करेगा, तो एफबीडी तो वही बनेगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही दिखाएंगे, ए को इस तरीके से दिखाएंगे ऐसे, ये वाला जो फोर्स दिखाएंगे आप, कैपिटल एफ वो है 3/2 mg, कैपिटल एफ है 3/2 mg, और ये वाला एंगल है 37 डिग्री, और ये वाला एन आप ऐसे दिखाएंगे, इस एन को ऐसे दिखाइए, तो एन का वर्टिकल एंगल क्या आएगा 37 डिग्री। अब इसका एक्सेलरेशन मैंने A1 दिखा दिया। उन्होंने किसका पूछा है, मिनिमम फोर्स फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसकी एबीडी बन गई, तो इधर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे इधर, तो 3/2 mg माइनस, ये वर्टिकल है ना, तो ये वाला फोर्स क्या आएगा, एन का साइन 37 डिग्री आएगा, बराबर इसका मास है 2m, 2m है, तो आप लिखेंगे 2m इंटू A1, इक्वेशन नंबर 1, तो 3/2 mg, N1 का साइन 37 डिग्री बराबर 2m/A1। अब बनाएंगे आप इसकी एबीडी ऐसे, तो ये वाला एन ऐसे दिखा रहा है, तो आप ये वाला एन ऐसे दिखाएंगे, इसका एम आप नीचे को दिखाएंगे। नेक्स्ट जब ऊपर को जाएगा तो यहाँ का फ्रिक्शन नीचे को आएगा, दैट इज 1/3 कैनेटिक फ्रिक्शन, 1/3 देखिए कैनेटिक फ्रिक्शन 1/3 है, ये बनेगा आपका 1/3 इंटू ये वाला N2 आप ऐसे दिखा दीजिए, 1/3 N2 दिखाएंगे, आप समझ गए मेरी बात को। यहाँ का एन ऐसे दिखेगा, फ्रिक्शन ऐसे दिखेगा, यहाँ का एन ऐसे, mg ऐसे दिखेगा। ठीक है, और इस एन का वर्टिकल एंगल क्या होगा 37 डिग्री, और इसका एक्सेलरेशन है A2, और आपको A2 ही क्या करना है, निकालना है। तो इस पे फोर्स इक्वेशन ऊपर को क्या लिखेंगे, n का cos 37, n का cos 37 डिग्री माइनस ये नीचे को है 1/3 N2 माइनस ये वाला mg नीचे को है, लिख लिया, बराबर इसका मास कितना है, इसका मास था m के बराबर, इसका मास था m के बराबर, m के बराबर है, तो आप लिखेंगे m इंटू A2, m इंटू A2 इक्वेशन नंबर 2। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर लेंगे, ये बनेगा N2, बनेगा N2, ये फोर्सेस नहीं आएंगे, इस N का ये वाला कंपोनेंट बनेगा, दिस इज N साइन 37 डिग्री, ये बन गया इक्वेशन नंबर
थर्ड। 3 इक्वेशन है बट 4 अननोन है। देखिए n अननोन है, a1 अननोन है, n2 अननोन है, a2 अननोन है, 4। दैट मीन्स आपको एक कांस्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो कांस्टेंट रिलेशन के लिए मैंने क्या किया, वही इंक्लाइन प्लेन वाला कि इस पे खड़े होकर आप इसके मोशन को ऑब्जर्व करिए। तो ये इस तरीके से था, मैं इस पे खड़ा हो गया और इसके मोशन को ऑब्जर्व करूंगा। इसका एक्सेलरेशन किधर है, आपने a2 ऊपर करवाना है, ऐसे a2 ऊपर करवाना है। और इसका एक्सेलरेशन a1 इधर है, तो ये रिवर्स होकर ऐसे मिलेगा उल्टा, a1 आपको मिल जाएगा ऐसे। और ये एंगल है 37 डिग्री, 37 डिग्री। ये भी एंगल क्या आएगा, 37 डिग्री। अगर ये 37 है और ये पूरा 90 है तो ये क्या आएगा, 53 डिग्री। दैट मीन्स इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जीरो कर दो। इस a1 का ये वाला कंपोनेंट, इट इज a1 sin 37 डिग्री, और a2 का ये वाला कंपोनेंट ये बनेगा a2 sin 53 डिग्री। देखिए ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, और ये मैं इक्वेशन 100% श्योर हूँ। सॉल्व करेंगे तो इससे इसका जो आंसर आता है दैट a2 इज 3g/22 एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो इसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन नंबर के टर्म्स में आएंगे। आज का मैं होमवर्क रोकता हूँ। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन तक ही है होमवर्क। कल के लेक्चर्स के अंदर सारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में आएगा, उसका आप अलग से सॉल्व करिएगा। वो थोड़ा क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा सा लो होगा, बट एनालिटिकल वो भी अच्छा ही होगा, और उसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ओके, थैंक यू।